कहानी की शुरुआत एक औरत ऐना से होती है। सुबह सुबह उसका बेटा जिन उसे उठाता है ताकि वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा सके। वो ऐना से कहता है कि आज वो ऑफिस मत जाए क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत जरूरी है। आज उसका डाइविंग टेस्ट है जिसके लिए वो पिछले 2 दिनों से जमकर प्रैक्टिस कर रहा था। ऐना बिस्तर से उठती है, लेकिन तभी उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो खिड़की खोलती है तो देखती है कि जोरों की बारिश हो रही है, ऐसी बारिश जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जिन के लिए नाश्ता बनाने लगती है और रोज की तरह अपनी मां को कॉल करती है, यह जानने के लिए कि वो ठीक हैं या नहीं। बात करते करते उसे पता चलता है कि उसकी मां के इलाके में भी बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐना को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये बारिश आम नहीं लग रही। उसे लगता है कि कोई बड़ा तूफान शुरू हो गया है जो शायद देर तक चलेगा। वो अपनी मां से कहती है कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगी। कॉल खत्म करके वो नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसे अजीब सा एहसास होता है, फर्श पर पानी आने लगता है। वो खिड़की से बाहर देखती है और दंग रह जाती है। विशाल लहरें इमारत की तरफ बढ़ रही हैं, अपने रास्ते में सब कुछ डुबोती हुई। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलकती है। तभी बिल्डिंग में अलार्म बज उठता है। एक अनाउंसमेंट होती है कि भयानक बाढ़ आ गई है और पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। सभी लोगों को तुरंत ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए कहा जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सकें। अनाउंसमेंट में यह भी बताया जाता है कि बाढ़ की वजह से बिजली चली गई है और लिफ्ट काम नहीं कर रही, इसलिए सबको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। ऐना तुरंत हरकत में आती है। वो जल्दी जल्दी अपने और जिन के लिए कपड़े जुटाने लगती है ताकि निकल सके। तभी उसे जो नाम के एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे ऐना और उसके बेटे की सुरक्षा और रेस्क्यू की जिम्मेदारी दी गई है। वो उसे कहता है कि कपड़े या सामान कुछ मत उठाओ, बस खुद और अपने बेटे को ऊपर की मंजिलों पर ले जाओ जब तक वो वहां पहुंचता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ऐना असल में कौन है। वो एक डॉक्टर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल डिजास्टर प्रेडिक्शन में स्पेशलिस्ट है। शायद इसी वजह से उसका दिल बेचैन था, क्योंकि ऐसी तबाही पहले से पता चलनी चाहिए थी। लेकिन वो अपने ख्यालों को झटकती है, जिनकी दवाइयां एक छोटे बैग में रखती है, अपने बेटे को पीठ पर उठाती है और बाहर निकल जाती है। बाहर का नजारा डराने वाला है, हर तरफ पानी ही पानी। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं ऊपर की मंजिलों की तरफ जान बचाने के लिए। सीढ़ियां लोगों से भरी हुई हैं, सब घबराए हुए हैं। तभी एक और झटका लगता है, ऊपर की सीढ़ियों पर कुछ अटक गया है। पड़ोसी फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐना बिना सोचे जिनको लेकर बिल्डिंग के दूसरे छोर पर बनी इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। वो तेजी से चढ़ने लगती है, जिनको शांत रखने के लिए धीरे धीरे गाना गाने लगती है ताकि वो डर ना जाए। लेकिन जिन नीचे देखता है, पानी में लोग तैर रहे हैं, कुछ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐना गाना गाती रहती है, खुद को और बेटे को संभालते हुए जितनी जल्दी हो सके ऊपर चढ़ती जाती है। तभी रास्ता बंद हो जाता है। इमरजेंसी सीढ़ियां ब्लॉक हैं। पड़ोसियों ने वहां फर्नीचर और बाकी चीजें जमा दी हैं। वो किनारे से चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। वो लगभग गिर ही जाती है। कोई और रास्ता न देखकर वो वापस मुख्य सीढ़ियों की तरफ लौटती है। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग में जो को देखती है, जो उसे ढूंढ रहा होता है। वो उसका नाम पुकारती है और हाथ हिलाकर अपनी जगह बताती है, लेकिन तभी उसका दिल रुक जाता है। जिन गायब है। वो देखती है कि जिन एक पड़ोसी के घर में घुस गया है। ऐना बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, विशाल लहरें खिड़कियां तोड़कर कमरे में घुस आती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा फ्लैट पानी से भर जाता है। जैसे जैसे पानी सब कुछ निगलने लगता है, ऐना को एक पुरानी दर्दनाक याद घेर लेती है, जब वो अपने पति के साथ कार में फंसी थी और कार पानी में डूब रही थी। उस दिन उसका पति डूब गया था। वो याद से बाहर आती है और खुद को संभालती है। वो पानी में गोता लगाती है, बेतहाशा अपने बेटे को ढूंढने लगती है। इसी बीच जिनकी दवाइयों वाला बैग उसके हाथ से छूटकर गायब हो जाता है। वो एक पल के लिए ऊपर आकर सांस लेती है, फिर दोबारा नीचे गोता लगाती है। चारों तरफ डूबे हुए लोगों की लाशें तैर रही हैं। आखिरकार उसे जिन दिखता है, वो बेहोश है। वो उसे पकड़कर हिलाती है, जगाने की कोशिश करती है।
लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह बंद हो चुका होता है। डर और घबराहट में उसकी ताकत जवाब देने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। जो अंदर आता है वो एना और जिन दोनों को खींचकर पानी से बाहर निकालता है और उन्हें सुरक्षित जगह तक ले जाता है। पानी की सतह के ऊपर पहुंचते ही जो सीपीआर देने लगता है। कुछ दर्द भरे पल गुजरते हैं और फिर जिन खांसता है होश में आता है। एना उसे कसकर गले लगा लेती है, रोते हुए उसे दिलासा देती है। जो अपने रिपोर्ट डिवाइस पर बोलता है कि उसने डॉक्टर एना और उनके बेटे जिनको सकुशल बचा लिया है और अब वो उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने जा रहा है। वो एना को बताता है कि उन्हें तुरंत छत तक पहुंचना होगा। कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आएगा। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए जिन अचानक बोलता है। वो कहता है कि उसे वो हादसा याद है जब सालों पहले उनकी कार पानी में गिर गई थी, जिस दिन उसके पापा मरे थे। एना तुरंत उसे रोकती है प्यार से और फिर से गाना गाने लगती है ताकि जिन उस दर्दनाक याद में न जाए। चढ़ाई करते वक्त एना को कुछ अजीब लगता है। वो जो से कहती है कि पानी का स्वाद खारा है, जबकि ये तो बारिश का पानी होना चाहिए था। जो सच्चाई बताता है, एक छोटा सा आकाशीय पिंड अंटार्कटिका से टकराया था, जिससे भारी मात्रा में बर्फ पिघल गई। वो बर्फ समुद्र के पानी में मिल गई और अब वही पानी जमीन पर फैल गया है। जापान पहले ही पूरी तरह डूब चुका है। इसका मतलब है कि जिस 30 मंजिला बिल्डिंग में वो हैं, वो भी जल्द ही पानी में समा जाएगी। एना हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला था तो वैज्ञानिकों ने पहले से क्यों नहीं बताया। जो धीरे से कहता है, पता था, लेकिन इंसानियत तैयार नहीं थी। फिर वो सबसे डरावनी बात कहता है, आज दुनिया खत्म हो जाएगी। मानव सभ्यता यहीं तक थी, लेकिन तुम्हारा काम अब शुरू होता है। जो उसे याद दिलाता है कि एना उन 2 साइंटिस्ट्स में से एक है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ह्यूमन इमोशनल सिस्टम बनाया था। दूसरा साइंटिस्ट, उसकी सुपरवाइजर ह्यून, कुछ समय पहले गुम हो गई हैं। बहुत खोजबीन के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसलिए अब एना ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है और यही वजह है कि जो को उसे बचाने भेजा गया था। जो बताता है कि लैब में पहले से ही इंसान जैसे शरीर बनाए जा चुके हैं, आर्टिफिशियल बीइंग्स जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और यहां तक कि प्रजनन भी कर सकते हैं। सब कुछ तैयार था, बस एक चीज अधूरी थी, ह्यूमन इमोशंस, और वो आखिरी हिस्सा सिर्फ एना ही पूरा कर सकती है। जो कहता है कि जैसे ही वो कंपनी तक पहुंचेंगे, एना को सब कुछ विस्तार से समझ आ जाएगा। तभी जिन अपनी मां से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। वो पास वाले अपार्टमेंट में चले जाते हैं। जब जिन अंदर जाता है, जो अपने हेडक्वार्टर्स को कॉल करके बताता है कि वो 15वीं मंजिल पर हैं, लेकिन उसके लहजे से साफ झलकता है कि वो कुछ छिपा रहा है। कॉल खत्म होने के बाद एना जो का डिवाइस लेकर अपनी मां को आखिरी बार कॉल करती है। उसकी मां बताती है कि वो अपनी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई हैं, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। वो कहती हैं, बेटा, मेरे बारे में मत सोचो, बस खुद को और जिन को बचा लो। एना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आखिरी बार अपनी मां से आई लव यू कहती है और कॉल खत्म कर देती है। तभी जिन बाथरूम से बाहर आता है। अचानक पानी के दबाव से गैस पाइप फट जाते हैं। जोरदार धमाका होता है, अफरा तफरी मच जाती है। जो तुरंत एना और जिन को पकड़कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, क्योंकि आग फैलने लगी है। अब एक ही रास्ता बचता है, बालकनियों के जरिए बाहर निकलना। चलते चलते एना का संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। वो तेजी से ऊपर आती है, सांस लेने की कोशिश करती है और तैरते हुए एक प्लास्टिक बोर्ड को पकड़ लेती है ताकि डूबे नहीं। वो घबराई हुई है, लेकिन जिन को देख मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूं, तुम आगे बढ़ो, मैं आ रही हूं। वो वापस बिल्डिंग की तरफ तैरती है। अंदर चढ़ते हुए उसे एहसास होता है कि वो अब 10वीं मंजिल पर है। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, एक बच्ची लिफ्ट में फंसी है। एना तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ती है, लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है ताकि उसे बचा सके। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक विशाल लहर अंदर घुसती है और एना को फिर से पानी में खींच ले जाती है। जैसे जैसे वो नीचे जाती है,
उसका दिमाग उसे फिर उसी पुराने हादसे में ले जाता है जब उनकी कार पानी में डूब रही थी। वो याद करती है कि कैसे उसने बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, कैसे उसने अपने पति और बच्चे की तरफ देखा था। उसका पति कहता है कि वो ठीक है। फिर वो जिन की सीट बेल्ट खोलता है और उसे पहले बाहर धकेल देता है, लेकिन खुद वहीं फंस जाता है। कार उसके चारों तरफ दबने लगती है, वो हिल भी नहीं पाता। ऐना समझ जाती है कि अब एक ही रास्ता बचा है, उसे अपने पति को छोड़ना होगा। वो जिन को पकड़ती है और ऊपर की तरफ तैर जाती है, क्योंकि अगर वो एक पल और रुकती तो उसका बच्चा भी मर जाता। उस पल का फैसला उसकी पूरी जिंदगी तोड़ देता है। ऐना अचानक होश में आती है और पानी की सतह की तरफ तैरने लगती है। ऊपर पहुंचकर वो चारों तरफ देखती है। वो लिफ्ट से बहुत दूर आ चुकी है, अब 18वीं मंजिल पर है। वो टूट जाती है, वो बच्ची को नहीं बचा पाई। तभी जो वहां पहुंचता है और जल्दी से कहता है कि वो फौरन चलो, जिनकी हालत बहुत खराब है। ऐना भागती हुई जिन के पास पहुंचती है और देखती है कि उसे डायबिटीज का अटैक आया है, जो उससे उसकी दवाई के बारे में पूछता है। ऐना एक पल के लिए जम जाती है, बैग तो खो गया था। बिना वक्त गंवाए वो जिन को उठाती है और सामने दिख रहे पहले अपार्टमेंट में घुस जाती है। अंदर एक बूढ़ा आदमी रहता है। ऐना जल्दी से माफी मांगती है, जिनको फर्श पर लिटाती है, फ्रिज खोलती है, जूस निकालती है और उसमें ढेर सारा चीनी डालती है। वो घबराहट में जिनको वो जूस पिलाने लगती है। इसी दौरान उसे एक पुरानी याद घेर लेती है, ह्यून के साथ बिताया एक पल। पति की मौत के बाद ऐना ने एक बार सोचा था कि वो जिन को छोड़ देगी, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो एक जिम्मेदार मां नहीं बन पाएगी। लेकिन ह्यून ने उसे रोका था। उसने कहा था कि उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक दिन लैब वाले जिन को उससे ले ही जाएंगे। सिर्फ जिन को नहीं, बल्कि उसकी बेटी यूजीन को भी। तभी सच्चाई सामने आती है। ऐना और ह्यून ने अपने बच्चे खुद बनाए थे। जिन और यूजीन आम बच्चे नहीं थे, बल्कि ह्यूमन इमोशनल सिस्टम के पहले सफल प्रयोग थे, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। ह्यून ने एक बार कबूल किया था कि उसे पछतावा है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने बनाए बच्चों से इतना प्यार करने लगेंगी। ऐना की याद तब टूटती है जब उसे जिनकी आवाज सुनाई देती है। वो होश में आ गया है। वो धीमी आवाज में कहता है कि उससे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और एक गलती हो गई। ऐना उसे प्यार से संभालती है और उसके कपड़े धोने चली जाती है। तभी वो कुछ हैरान करने वाला देखती है। सूरज निकल आया है, तूफान रुक गया है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन जो बताता है कि यह सिर्फ एक ठहराव है, असली तूफान किसी भी वक्त वापस आ सकता है। फिर वो आखिरकार वो बात बताता है जिसे वो छुपा रहा था। जैसे ही वो लैब पहुंचेंगे, जिनको ऐना से अलग कर दिया जाएगा, जो मानता है कि वो खुद भी उन बच्चों में से एक था जिन्हें उनकी मां ने छोड़ दिया था। उस दर्द ने उसे बदल दिया, इंसानियत पर उसका भरोसा तोड़ दिया। वो कहता है कि मैं देखना चाहता था कि जब एक मां को बताया जाए कि उसका बच्चा उससे छिनने वाला है, तो वो कैसी प्रतिक्रिया देती है। ऐना अंदर से टूट जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी तूफान फिर से पूरी ताकत के साथ लौट आता है। वो जिन को उठाती है और जो के साथ अपार्टमेंट से भागती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐना देखती है कि एक आदमी फर्श पर बैठा है। उसके सामने उसकी प्रेग्नेंट पत्नी है, जो डिलीवरी पैन में है। वो आदमी ऐना से मदद की भीख मांगता है, लेकिन जो उसे रोक देता है, टाइम नहीं है। ऐना मजबूरी में उस आदमी से माफी मांगती है और जिन को लेकर ऊपर बढ़ जाती है। जिन मासूमियत से पूछता है, मां, वो औरत को इतना दर्द क्यों हो रहा था? ऐना धीरे से कहती है, वो किसी को जन्म देने वाली है। जिन फिर पूछता है, जब तुमने मुझे जन्म दिया था तब तुम्हें भी ऐसा दर्द हुआ था? यह सवाल ऐना को तोड़ देता है। वो जवाब नहीं दे पाती। वो जिन को अपनी पीठ से नीचे उतारती है, दीवार से टिकती है और चुपचाप रोने लगती है। उसी वक्त जो आता है और कहता है कि उन्हें जल्दी चलना होगा, बस एक मंजिल और बाकी है छत तक पहुंचने की। लेकिन अब ऐना टूट चुकी है। वो कहती है, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। जो उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिन तुम्हारे साथ रहेगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों आखिरी मंजिल की तरफ भागते हैं। छत पर पहुंचकर वो देखते हैं कि लैब की टीम उनका इंतजार कर रही है, जिसकी अगुवाई किम नाम का आदमी कर रहा है, जो मिशन सौंप देता है।
किम आगे बढ़कर शांत लहजे में कहता है, हम तुम्हारे बेटे को ले जा रहे हैं। उसका नाम है न्यू ह्यूमन नंबर 77 और तुम अपना काम जारी रखोगी ह्यूमन इमोशनल सिस्टम को पूरा करने का। सैनिक जिनको उसकी बाहों से खींच लेते हैं। ऐना चिल्लाती है, लड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। हताश होकर वो जो के पास दौड़ती है, उसे उसकी बात याद दिलाती है। तुमने कहा था तुम मदद करोगे। तभी जो सच्चाई बताता है, मैंने झूठ बोला था, ह्यून मरी नहीं है, वो अपनी बेटी के साथ भाग गई थी। वो कहता है, यही फर्क है ह्यून और तुम्हारे बीच। ह्यून ने अपने बच्चे को चुना और तुम मेरे साथ चली आईं, यह जानते हुए भी कि तुम्हारा बेटा तुमसे छिन जाएगा, जो मुड़कर चला जाता है। ऐना डर और सदमे में देखती रहती है, जैसे सैनिक उसके बेटे को दूर ले जा रहे हों। सैनिक जिनको एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाए और फिर उसका सिर मुंडाने लगते हैं ताकि उसकी खोपड़ी खोली जा सके। ऐना दौड़कर किम के पास जाती है, उससे विनती करती है कि वो रुक जाए, उसके बेटे को छोड़ दे, लेकिन किम इनकार कर देता है। वो कहता है कि ऐना ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। जिन एक परफेक्ट मॉडल है, अब लैब उसकी मदद से कई और वैसे ही इंसान बना सकती है। किम उसे याद दिलाता है कि ये वही बात है जो ऐना ने खुद कही थी जब उसने जिनको पहली बार बनाया था। तभी पीछे से गनशॉट की आवाज आती है। ऐना पलटती है, सैनिकों ने जो को गोली मार दी। किम ठंडे लहजे में कहता है, यहां सब मर जाएंगे सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुमको जाने की इजाजत है। ऐना वापस जिन के पास दौड़ती है, उसे आखिरी बार गले लगाती है, रोते हुए उसके कानों में गुड बाय फुसफुसाती है। सदमे में वो धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ती है। हेलीकॉप्टर के अंदर 2 सैनिक उसके पास आते हैं। उनके हाथों में जिन का दिमाग है जो उसके शरीर से निकाल लिया गया है। समय बीत जाता है। अब ऐना एक स्पेसक्राफ्ट में है, लैब की टीम के साथ, जो कि धरती की परिक्रमा कर रहा है। एक आदमी सू उससे संपर्क करता है और मिशन समझाता है, अगले 15 मिनट में हजारों मीटियर फ्रैगमेंट्स पृथ्वी से टकराने वाले हैं। लगभग सारा जीवन खत्म हो जाएगा। मानव जाति के पूरी तरह मिटने से बचाने के लिए लैब ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 7 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं। इन जहाजों पर सवार लोग ही आखिरी जिंदा इंसान हैं। उनका गंतव्य है इसाबेला लैबोरेटरी, जहां इंसानी शरीर दोबारा बनाए जा सकते हैं। ऐना ही वो इकलौती वैज्ञानिक है जो इन शरीरों में ह्यूमन इमोशंस डाल सकती है। लेकिन इस बार सिर्फ बच्चे नहीं, एक मां और उसका बच्चा साथ में बनाया जाएगा ताकि नई मानव नस्ल जल्दी बढ़ सके। सू कहता है, मानवता को अब विकसित होना होगा, उस युग के लिए जो ग्रेट फ्लड के बाद आने वाला है। लेकिन ऐना असहमत होती है। वो कहती है कि इंसानियत को सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि मां बनने का एहसास समझना होगा, और इसके लिए प्रयोग मां से शुरू होना चाहिए। बच्चा पहले से तैयार है, इसलिए मां पर प्रयोग होगा। बच्चे को उससे छिपा दिया जाएगा। मां अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश में अनगिनत मुश्किलों का सामना करेगी। अगर वो हार जाती है तो प्रयोग रीसेट हो जाएगा। अगर वो सफल होती है तो मानवता बच जाएगी। सू चेतावनी देता है, अगर मां असफल रही तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। ऐना कुछ बोल पाती, इससे पहले सामने उड़ता एक स्पेसक्राफ्ट विस्फोट हो जाता है। उसके टुकड़े उनके जहाज से टकराते हैं, जहाज की दीवार फट जाती है और सब कुछ अंधेरे में चला जाता है। समय फिर से रीसेट होता है। ऐना की आंखें खुलती हैं, उसे जिन की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है, मां, हमारा अपार्टमेंट अब स्विमिंग पूल बन गया है। ऐना नीचे देखती है, उसकी टी शर्ट पर 491 नंबर लिखा है। हैरान होकर वो बिस्तर से उठती है। तभी उसका फोन बजता है। जो का कॉल है, जो कहता है कि वो उसकी सुरक्षा और रेस्क्यू का जिम्मेदार है। बात करते वक्त जिन उसे अपनी एक ड्राइंग दिखाना चाहता है, लेकिन ऐना चिढ़कर उसे धकेल देती है। वो ध्यान नहीं लगा पा रही। जो उसे कहता है कि वो तुरंत रूफटॉप पर जाए और अपने बेटे को भी साथ ले। ऐना को ह्यून की वो चेतावनी याद आती है, लैब जिन को उससे छीन लेगी। वो कॉल खत्म कर देती है, जिनकी दवाइयां एक छोटे बैग में रखती है और उसे ढूंढने लगती है। वो उसे कपड़ों की अलमारी में छिपा हुआ पाती है। थोड़ी नाराज होकर वो कहती है, यह गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है, मेरे पास ही रहो। वो उसे अपनी पीठ पर उठाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे सामने की बिल्डिंग में जो दिखाई देता है, जो उसका नाम पुकार रहा होता है। घबराकर वो छिपने की कोशिश करती है,
तूफान और भयानक हो जाता है। एक विशाल लहर पूरे इलाके को डुबो देती है। ऐना जिन को लेकर तैरती है जब तक वो फिर से किसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंचते। वो जिन को अंदर धकेलती है, लेकिन जब खुद अंदर आती है जिन गायब है। वो पागलों की तरह दौड़ती है, तभी एक और लहर अंदर घुस आती है। वो जिन को पानी में देखती है वो डूबने वाला होता है। ऐना तुरंत गोता लगाती है, लेकिन उसकी दवाइयों वाला बैग छूट जाता है। वो ऊपर आती है, लेकिन जिन अब कहीं नहीं है। तभी उसे एक याद आती है, स्पेसक्राफ्ट में जब वो जिन के स्विमिंग गॉगल्स पकड़े हुए थी। वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है, गॉगल्स अब भी वहां हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बेहोश हो जाती है। ऐना को जो जिंदा करने की कोशिश करता है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसकी टी शर्ट पर अब नंबर 787 लिखा है। जैसे ही वो उठती है, वो जो को धक्का देकर जिन को ढूंढने भागती है। जो उसे रोकता है और अपने फोन पर एक फोटो दिखाता है। जिन सीढ़ियां चढ़ते हुए भीड़ में दिख रहा होता है, रूफटॉप की तरफ जाते हुए। जो कहता है कि सिक्योरिटी टीम उसे ढूंढ रही है, लेकिन ऐना को यकीन नहीं। वो खुद ही उसे ढूंढने पर जोर देती है। जो उसे जबरदस्ती रूफटॉप की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ऐना उसका गन छीन लेती है, उस पर तान देती है और पूछती है, मेरा बेटा कहां है? जो कुछ कह पाता उससे पहले गैस पाइप फट जाते हैं। धमाके से पूरा इलाका हिल जाता है। ऐना पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है। वो नीचे देखती है, उसकी टी शर्ट पर अब नंबर 1931 लिखा है। जो कसम खाता है कि उसे नहीं पता जिन कहां है। ऐना उस पर यकीन नहीं करती। वो उसका हाथ छुड़ाती है और पानी में कूद जाती है। फिर से बिल्डिंग के अंदर की तरफ तैरती है। वो 10वीं मंजिल पर पहुंचती है और सीधे लिफ्ट के पास जाती है। वो दरवाजे पर जोर से हाथ मारती है। कोई अंदर है? अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, एक छोटी लड़की। जी पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां फंसी हूं? ऐना चौंक जाती है। खुद भी यही सोचने लगती है कि उसे कैसे पता था, लेकिन वो ये ख्याल झटक देती है। वो पानी में गोता लगाती है, लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसका दिल रुक जाता है, कार्डियक अरेस्ट। वो वहीं गिरकर मर जाती है। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फिर से खुलती हैं। वो सांस लेती है, फिर से जिंदा। वो भागकर लिफ्ट के पास जाती है, दरवाजे पर जोर से मारती है और जी से कहती है कि वो कुछ लाने जा रही है जिससे दरवाजा खोला जा सके और वो जल्द वापस आएगी। तभी उसकी टी शर्ट पर नंबर बदल जाता है, 47। ऐना एक लकड़ी का तख्ता ढूंढती है, उससे लिफ्ट का दरवाजा खोलती है और जी को बाहर निकाल लेती है। वो छोटी लड़की को पास वाले अपार्टमेंट में ले जाती है ताकि वो गीले कपड़े बदल सके। ऐना उसे भरोसा दिलाती है कि उसका दादा सुरक्षित है, अपने अपार्टमेंट में है। जी उसकी तरफ देखती है। वो पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने दादा के पास जा रही हूं? ऐना ठिठक जाती है। उसे खुद नहीं पता कि उसे यह कैसे पता था। और अजीब बात तो यह कि अचानक वो जी से कह देती है कि वो जल्द ही मरने वाली है। फिर बड़ी सावधानी से वो जी को अपने बेटे जिन का चेहरा बताती है। अगर तुम उसे देखो तो उसे कहना कि उसकी मां उसे ढूंढ रही थी। जी फिर एक अहम बात बताती है। जब वो लिफ्ट में फंसी हुई थी, उसने 2 जवान लड़कों को एक बच्चे से बात करते सुना था। वो बच्चे से पूछ रहे थे कि उसकी मां कहां है और क्या उसे अपार्टमेंट का पासवर्ड पता है। जी कहती है कि वो लोग ऊपर वाली मंजिल पर चले गए थे। ऐना उसका शुक्रिया कहती है और ऊपर भागती है। वहां वो देखती है कि 2 आदमी एक अपार्टमेंट से निकल रहे हैं। उन्होंने चोरी की थी। जैसे ही वो ऐना को देखते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है। जो सामने आता है जी को पकड़े हुए। बिना झिझक जो उन आदमियों पर हमला कर देता है, एक को पानी में फेंक देता है और दूसरे को पकड़कर जिनके बारे में पूछताछ करने लगता है। वो आदमी आखिर में मान जाता है कि बच्चा खुद भाग गया था, जो उसे भी पानी में फेंक देता है। वो ऐना से कहता है, किसी ने तेरे बेटे को अगवा नहीं किया, वो खुद भागा है। क्या तुझे पता है वो कहां छिप सकता है? ऐना सिर हिलाती है। नहीं। जो उलझन में पड़ जाता है और वहां से चला जाता है। ऐना वहीं खड़ी होती है कि बगल का कमरा उसे एक याद में खींच लेता है। जब उसने जिनको डायबिटीज के दौरे के वक्त जूस पिलाकर बचाया था, वो वापस जी के पास जाती है और कहती है कि अब उसे जाना होगा।
वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो भी उसके साथ चले, अपने दादा दादी को छोड़ दे, लेकिन जी इनकार कर देती है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जी की दादी एना को जूस की बोतल देती है और कहती है, ये तुम्हारे बेटे के लिए है। एना चौंक जाती है। आपको कैसे पता कि मेरे बेटे को डायबिटीज है? वो औरत कुछ नहीं कहती। एना जूस लेकर वहां से चली जाती है। बाहर निकलते ही जो फिर सामने आ जाता है। वो कहता है कि सिक्योरिटी टीम पहुंच गई है और जिन को ढूंढने का काम शुरू कर चुकी है। लेकिन एना को वो सैनिक याद आते हैं जिन्होंने जिन को इंजेक्शन लगाया था। वो कहती है, नहीं, मुझे ही उसे ढूंढना होगा। मुझे उसे ये जूस देना है, इससे पहले कि उसे फिर से दौरा पड़े। जो पीछे पीछे चलता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वो कहता है, मुझे तुम्हारी कहानी पर भरोसा नहीं है और शायद तुम्हारा बेटा खुद तुमसे दूर चला गया। किस वजह से कोई बच्चा अपनी मां को छोड़ देता है? एना टूट जाती है। इसीलिए तो मुझे उसे ढूंढना है। मैंने पहले भी कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकाम रही हूं। यहीं पर सच्चाई खुलती है। यह सब वही एक्सपेरिमेंट है जो एना ने स्पेसक्राफ्ट पर बताया था। वो खुद इसका हिस्सा है। एक मां अपने बच्चे की तलाश में, अंतहीन रुकावटें, बार बार असफलता, हर बार टी शर्ट का बदलता नंबर, एक नया प्रयास, एक नया जीवन, एक रीसेट। एना जो से विनती करती है कि वो उसकी मदद करे। वो कहती है कि उसने लगभग सारे अपार्टमेंट्स देख लिए हैं, बस कुछ ही बचे हैं। वो सुझाव देती है, तुम ओड नंबर वाले कमरे देखो, मैं इवन नंबर वाले। जो मान जाता है, हालांकि उसे खुद नहीं समझ आता कि वो उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। एना खोज जारी रखती है और उसकी टी शर्ट पर नंबर फिर बदल जाता है। वो 28वीं मंजिल पर पहुंचती है। वहां उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, वही गर्भवती औरत जो उसने पहले देखी थी, लेकिन इस बार वो बच्चे को जन्म दे चुकी है। एना उसकी मदद करती है और भावनाओं से भर जाती है जब वो उस औरत को अपने नवजात बच्चे को गोद में लेते देखती है। तभी उसका पति दौड़ता हुआ आता है, हाथ में पानी की बोतल लिए, राहत और खुशी से भरा हुआ। वो औरत कहती है, मैंने इस तूफान को सपने में देखा था, वो दिन जब मेरा बच्चा पैदा होगा। यह सुनकर एना का दिल बैठ जाता है। उसे याद आता है कि जिनने भी उसे एक सपना बताया था, उसने जो देखा था उसका चित्र भी बनाया था। वो उसे दिखाना चाहता था, लेकिन एना ने फोन में व्यस्त होकर उसे अनदेखा कर दिया था। उसने कहा था कि उसने वो ड्राइंग उसके फोन पर भेज दी है। एना अपना फोन निकालती है और तस्वीरें देखने लगती है। उसे वो ड्राइंग मिलती है, उसकी सांस रुक जाती है। जिन ने उसे हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा हुआ बनाया था, ठीक उसी सीन की तरह जब उसने अपने बेटे को आखिरी बार अलविदा कहा था। और सबसे डरावनी बात, उसने वही ड्राइंग कई बार भेजी थी। एना को याद आता है जब जिन अलमारी में छिपा था और बोला था, तुम मुझसे झूठ बोलती रही हो। वो भागती है, अपने अपार्टमेंट में लौटती है, दौड़कर अलमारी खोलती है, उम्मीद में कि जिन वहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सैनिक झपट पड़ते हैं, उसे पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं। जब वो होश में आती है, उसका शरीर सुन्न है। जो उसके ऊपर खड़ा होता है और कहता है, हम तुझे पूरी तरह जगाएंगे जब जिन मिल जाएगा। फिलहाल जो को एना को रूफटॉप तक ले जाना है ताकि मिशन पूरा हो सके। एना उसे चेतावनी देती है, वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जैसे ही तुम रूफटॉप पर पहुंचोगे, वो तुम्हें मार देंगे। जो को वो पल याद आता है जब उसे पहले गोली लगी थी। अब वो सच्चाई जानना चाहता है। वो गुस्से में आकर सैनिकों पर हमला कर देता है, एक एक करके सबको गिरा देता है। आखिरी सैनिक उसे लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी एना गन चलाती है और जो की जान बचा लेती है। जो उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी चेतना पूरी तरह लौट आती है। दोनों कुछ देर साथ बैठते हैं। एना आखिरकार सब कुछ बता देती है। वो कहती है, पहली बार जब मैंने जिन को खोया, उसके बाद जितनी भी बार कोशिश की, हर बार नतीजा वही रहा। जिन फिर गायब हो जाता था। यहां तक कि यह बातचीत भी हम पहले हजारों बार कर चुके हैं। जो को टुकड़ों में यादें लौटने लगती हैं, पुराने प्रयासों की, जब वो और एना साथ मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़े थे। एना आगे कहती है, जिनको शुरू से सब पता था, इसलिए वो छिप गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी मां फिर से उसे छोड़ दे। जब भी वो डरता है या गुस्सा होता है, वो अलमारी में छिप जाता है। हर बार जब मैं उसके करीब पहुंचती हूं, सिक्योरिटी टीम बीच में आ जाती है,
जैसे पहली बार जब उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया था। फिर वो सबसे दर्दनाक बात कबूलती है, यहां तक कि अगर मैं सफल भी हो जाऊं, शायद जिन मुझसे मिलना ना चाहे, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसे छोड़ दिया था। जो कहता है, नहीं, तुम गलत है। अगर जिन 1000 बार भी गायब हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि वो तुमसे नफरत करता है। इसका मतलब है कि वो बस इंतजार कर रहा है कि उसकी मां उसे ढूंढने आए। ऐना की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो फिर कोशिश करती है। प्रयास नंबर 20,499। वो पानी में सिक्योरिटी सोल्जर से लड़ती है, उन्हें हराती है और आखिरकार रूफटॉप पर पहुंचती है। वहां उसे एक लॉक्ड क्लोसेट दिखता है। वो उसे खोलती है। अंदर जिन बेहोश पड़ा है। वो जल्दी से उसे जूस पिलाती है, लेकिन वो नहीं जागता। वो उसके पास बैठकर रोने लगती है, माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला महसूस करवाया। तभी जिन की आंखें खुलती हैं। वो धीरे से कहता है, मां, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुमने ही तो कहा था कि मैं अलमारी में छिप जाऊं और इंतजार करूं। और तभी सब कुछ साफ हो जाता है। पहली बार जब ऐना ने जिन से अलविदा कहा था, उसने उसके कान में फुसफुसाकर कहा था, रूफटॉप पर एक क्लोसेट है, वहां छिप जाना और मेरा इंतजार करना। यह पूरा प्रयोग, यह सारा खेल ऐना की अपनी चाल थी। उसने लैब को झूठ बोला था ताकि वो इस प्रयोग के अंदर अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिता सके, जब तक कि लैब के सारे सदस्य खत्म न हो जाए। और फिर कहानी हमें पीछे ले जाती है, उस पल पर जब स्पेसक्राफ्ट का मलबा ऐना के जहाज से टकराया था। एक टुकड़ा उसकी पेट में जा लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे पता था कि वो शायद जिंदा न बचे, इसलिए उसने आखिरी फैसला लिया। उसने मिशन कमांडर से कहा कि उसे एक्सपेरिमेंट में मां की भूमिका निभाने दी जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि मदरहुड सिर्फ एक कोड या डेटा की तरह न डाला जाए, बल्कि जिए हुए दर्द, डर, बलिदान और प्यार के रूप में। लैब टीम ने उसे मशीनों से जोड़ा, उसकी यादों का डेटा निकाला और उसे जिनके ब्रेन डेटा से मिला दिया। हर नए प्रयास के साथ ऐना धीरे धीरे उस समझौते को भूलती गई, लेकिन अब इस पल में जिन उसे सब याद दिला देता है। तभी लैब के सैनिक फिर आ जाते हैं। ऐना फौरन रिएक्ट करती है। वो अपनी जेब से जिन के स्विमिंग गॉगल्स निकालती है और उसे देती है। ये पहन लो, अब पानी में कूद जाओ। उसी वक्त वो सोल्जर्स पर हमला करती है, अपनी पूरी ताकत से, ताकि कोई भी जिन तक न पहुंच पाए। वो चिल्लाती है, कूदो जिन, मैं भी पीछे से आऊंगी। जिन उस पर भरोसा करता है। वो पानी में कूद जाता है। उसी पल लैब का मेन सर्वर क्रैश हो जाता है। पूरा सिस्टम ढह जाता है। एक्सपेरिमेंट बंद हो जाता है। ऐना ने प्रोग्राम को हरा दिया। वो भी पानी में कूद जाती है। वो तैरती है पूरी जान लगाकर, जब तक जिन तक नहीं पहुंच जाती। चारों तरफ लहरें दीवारों की तरह उठ रही हैं। ऐना अपने बेटे को देखती है और मुस्कुराकर कहती है, याद है तुम्हारी डाइविंग प्रैक्टिस? चलो आज हम साथ डाइव करेंगे। दोनों गहरी सांस लेते हैं। एक विशाल लहर उन पर टूट पड़ती है, उन्हें गहराई में खींच ले जाती है। और वहीं पानी के नीचे ऐना अपनी जिंदगी खत्म कर देती है, अपने बेटे की जिंदगी के साथ, और उसी के साथ पूरी मानवता का भविष्य भी खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल में उतर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।